जब नीलम जी अपने पोते के जन्म की पार्टी में सबको चाय दे रही थी तो अचानक वो लड़खड़ा गईं। उनकी साड़ी पर चाय गिर गई, जिस वजह से वह बहू की दी हुई साड़ी पर दाग लग गए। यह देखकर बहू अपनी सास को भला बुरा कहने लगी। यह सुनकर नीलम जी को सबके सामने शर्मिंदगी हुई। वह रोती हुई अपने कमरे में चली गईं। अरे सुन रही हो भगवान, जल्दी से पैकिंग शुरू कर दो, अब तुम्हारी आज़ादी के दिन खत्म होने वाले हैं। राम भजन जी ने बहुत ही प्यार भरे अंदाज में अपनी पत्नी नीलम जी से कहा। आप ये क्या कह रहे हैं जी, मेरी आज़ादी क्यों खत्म होगी और कौन बनाएगा मुझे गुलाम? नीलम जी खिसियानी सी आवाज़ में बोली। राम भजन जी बोले, अरे नीलम, तुम्हारे लड़के का फ़ोन आया था। हमने हम दोनों को हमारे पोते की देखभाल के लिए अपने पास बुलाया है। राम भजन जी की बात सुनते ही नीलम जी खुशी के मारे उछल पड़ी और जल्दी से पैकिंग करने लगी। उन्होंने ना आगे सोचा ना पीछे। दोनों पति पत्नी पोते के मोह में अपने पोते की देखभाल के लिए शहर चले आए। लेकिन नीलम जी को सच्चाई तब पता चली जब उनकी बहू के सारे काम निकल गए। एक दिन नीलम जी बैठी बैठी बीते समय के बारे में सोच रही थी। आज नीलम जी के पांव तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उनका पोता पूरे 1 महीने का हो गया था। उसके बर्थडे के अवसर पर उनके बेटे बहू ने अपने ऑफिस के दोस्तों और पास पड़ोस के लोगों के लिए एक पार्टी रखी थी। नीलम जी मेहमानों की खातिरदारी में लगी हुई थी और मेहमानों के लिए गर्मा गर्म चाय रसोई घर से लेकर आ रही थी। तभी अचानक उनका पैर रसोई घर के दरवाजे की चौखट से टकराया और नीलम जी के हाथ से चाय की ट्रे छूटकर गिर गई। उन्होंने खुद को गिरने से बड़ी मुश्किल से बचाया, लेकिन उस दौरान चाय की ट्रे गिरने से उनकी पहनी हुई साड़ी पर चाय गिर गई और चाय के दाग लग गए। यह देखकर उनकी बहू गरिमा उनके पास आई और बजाय यह पूछने के कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं आई, चिल्लाते हुए कहने लगी, माँ जी, आखिर आपका ध्यान कहाँ रहता है? मैंने आपको इतनी महंगी साड़ी पहनने को दी और आपने उसे खराब कर दिया। यह मेरी माँ ने मुझे दी थी। जानती हैं कितनी महंगी साड़ी थी? आपको तो कपड़े पहनने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। तभी नीलम जी, जिन्हें अपनी बहू की बातें सुनकर अपराध बोध होने लगा था, नीलम जी कहने लगी, नहीं नहीं बहू, मैं तो केवल चाय लेकर आ रही थी। उसी दौरान मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा पैर चौखट से टकरा गया और यह सब हो गया। लेकिन उनकी बहू गरिमा तो सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह बोली, दरअसल गलती मेरी है जो आपको अपनी साड़ी पहनने के लिए दे दी मैंने। आप इन साड़ियों के लायक ही नहीं हो। सामने से उनका बेटा प्रेम भी गुस्सा करते हुए कहने लगा, माँ, इतनी महंगी साड़ी पहननी थी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। अब देखो पूरी साड़ी खराब हो गई। और बेटे बहू द्वारा बोले गए इतने कड़वे शब्दों से आहत होकर नीलम जी से अब रुका न गया। वह अपने कमरे में जाकर बैठ गई। गरम गरम चाय गिरने के कारण नीलम जी के हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उन छालों की जलन भी उन्हें उतनी तकलीफ नहीं दे रही थी जितनी बेटे बहू की तीखी बातों से उनके दिल को तकलीफ पहुंची थी। रह रहकर नीलम जी की आंखों आंसू बहते जा रहे थे। सोचने लगी कि पूरे 2 महीने हो गए और ये अपने बेटे बहू के घर आए और उस दौरान उन्होंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। घर में सुबह से लेकर शाम तक एक टांग पर खड़ी होकर काम करती रही। थकावट होने के बावजूद भी मुंह से उफ तक नहीं की, लेकिन बहू को यह सब नज़र नहीं आया। और आज अगर उसकी साड़ी पर थोड़े दाग लग गए तो सबके सामने उसने मेरी इज्जत उछाल दी। आज वह उस दिन को कोस रही थी जब अपने बेटे बहू की बात मानकर खुशी खुशी उनके घर चली आई थी। दरअसल आज से करीब 4 महीने पहले जब गरिमा माँ बनने वाली थी और एक दिन लखन सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब गरिमा उसके पास आकर बैठ गई और बोली, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरी हालत तो तुम जानते ही हो। अब मुझसे घर के सारे काम नहीं हो पाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि हम दिन भर के काम के लिए एक नौकरानी लगा लेते हैं। नौकरानी की बात सुनकर लखन ने कहा, नहीं यार, नौकरानी का तो बहुत खर्चा हो जाएगा।
अभी मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। इस बारे में हम रात में बात करेंगे। मैं इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लूँगा, तुम चिंता मत करो। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे तुम्हारे सारे काम भी हो जाएं और तुम्हें आराम भी मिले। गरिमा लखन की यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई और चहकती हुई बोली, ऐसा क्या करने वाले हो, मुझे भी तो बताओ। तब लखन ने कहा, बस तुम देखती जाओ, मैंने जो तरकीब सोची है उससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतना कहकर लखन अपने ऑफिस चला गया। रोजाना की तरह लखन के जाते ही गरिमा के मोबाइल की घंटी बजी और काफ़ी देर तक गरिमा अपनी माँ से बातें करती रही। शाम को जब लखन वापस आया तो गरिमा से कहने लगा, तुमसे घर का काम नहीं किया जाता ना, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने माँ बाबू जी को यहाँ बुला लेता हूँ। माँ तुम्हारा ख्याल भी अच्छे से रखेगी और घर का काम भी आसानी से हो जाएगा। अपने सास ससुर को बुलाने का नाम सुनकर गरिमा का मुंह बन गया और कहने लगी, जब तुम्हारे माँ बाबूजी यहाँ रहेंगे तब कितना खर्च हो जाएगा, इस बारे में तुमने नहीं सोचा? अरे गरिमा, इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। माँ हमारे घर का सारा काम अच्छे से कर देगी और बाद में बच्चे को पालने के लिए भी हम माँ को इस घर में रखेंगे। तुम्हें नौकरानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह बात सुनकर गरिमा खुशी से बोली, अरे हाँ, यही बात तो मेरी माँ ने भी कही थी। मेरा मतलब है, माँ का फ़ोन आया था, वह भी यही कह रही थी कि अपनी सास को पूरे 6 महीने के लिए अपने घर बुला ले। घर के काम से लेकर बच्चे को संभालने तक के सारे काम वह करती रहेगी। लेकिन लखन, माँ का तो ठीक है, लेकिन बाबूजी का यहाँ क्या काम है? उन्हें वही गांव में ही रहने दो ना, यहाँ तो केवल माँ की ज़रूरत है। तभी लखन बोला, गरिमा तुम समझती नहीं हो, अगर माँ को इतने समय के लिए यहाँ बुलाएंगे तो बाबूजी को खाने पीने के लिए समस्या हो जाएगी और अगर यह रहेंगे तो बाहर के सारे काम करते रहेंगे। सब्जी लाना, दूध लाना, राशन का सामान लाना, सब काम पिताजी कर लेंगे। और फिर तुम यह क्यों भूल जाती हो कि उन्हें पेंशन भी तो मिलती है। जब वह इस घर में रहेंगे तो पेंशन भी तो इसी घर में खर्च करेंगे ना, मेरा खर्च भी कम होता रहेगा। फिर लखन ने कहा, जब पिताजी रिटायर हुए थे तो रिटायरमेंट पर उन्हें अच्छी खासी रकम मिली थी, जिसकी उन्होंने एफडी बनवा ली थी। अब एफडी मैच्योर होने वाली है। जब पिताजी यहाँ आएंगे तो लगे हाथ मैं उनसे उन पैसों के बारे में भी बात कर लूँगा। फिर हम एक बड़ा सा घर खरीदेंगे और सुकून से रहेंगे। तभी गरिमा बोली, लेकिन फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे माँ पिताजी भी हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहने आ जाएं। मैं उन लोगों के साथ हरगिज़ नहीं रह सकती। तभी लखन ने कहा, अरे यार, तुम चिंता क्यों करती हो, एक बार पैसे हाथ में आ जाने दो, उसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। लखन की यह बात सुनकर गरिमा तो जैसे खुशी से उछल पड़ी और झट से बोली, फिर देर किस बात की, जल्दी से जल्दी फ़ोन लगाओ ना अपनी माँ को। हाँ हाँ, अभी लगाता हूँ। ऐसा कहकर लखन ने अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। इससे पहले लखन ने अपने पिताजी को ऑफिस से ही फ़ोन कर दिया था और अपनी माँ से कहा, माँ, गरिमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। 7वां महीना चल रहा है, इसलिए उसे घर का काम नहीं किया जाता है और यहाँ तो नौकरानी भी नहीं मिल पा रही है। माँ, एक काम करो ना, कुछ समय के लिए आप यहाँ आ जाओ। बेटे की बात सुनकर नीलम जी बोली, ठीक है बेटा, मैं इस बारे में तुम्हारे पिता जी से बात करती हूँ। ऐसा कहकर नीलम जी ने फ़ोन रख दिया। शाम को जब राम भजन जी घर लौटे तो नीलम जी उनसे कहने लगी, सुनो जी, आपके बेटे का फ़ोन आया था, बता रहा था कि बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती, कुछ महीनों में उसकी डिलीवरी है और उन्हें कोई नौकरानी भी नहीं मिल पा रही है, इसलिए उन्होंने हम लोगों को बुलाया है। पत्नी की बात सुनकर राम भजन जी बोले, हाँ, मुझे भी तो लखन ने बताया था, जब बच्चों को हमारी ज़रूरत है तो हम लोग काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। बेटे बहू हमें इतनी बड़ी खुशी देने जा रहे हैं तो क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते? वहाँ बहू को परेशानी हो रही होगी। तुम जल्दी से सामान पैक करो और वहाँ चलने की तैयारी करो।
अपने पति की यह बात सुनकर नीलम जी खुश हो गईं। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फ़ोन किया और उत्साह से बोली, बेटा हम 1-2 दिन में ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। नीलम जी ने बड़े ही लाड़ प्यार और हमदर्दी के साथ अपने बेटे के पास आने के लिए हाँ कर दी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनके बेटे बहू उन्हें किस इरादे से अपने पास बुला रहे थे। 2 दिन बाद नीलम जी और राम भजन जी अपने बेटे बहू के पास शहर में पहुंच गए। जैसे ही वह लोग घर पहुंचे तो लखन ने कहा, देखो ना माँ, आपकी बहू की कल से तबीयत कितनी ख़राब है, उल्टियाँ हो रही हैं। अब तो जैसे तैसे मैं खाना बनाकर काम चला रहा था, अब आप आ गई हैं तो आप रसोई संभालिए और घर की बाकी जिम्मेदारियां भी अब आपके हवाले है। बेटे ने उनसे इतना हक जताकर बात की तो नीलम जी बहुत खुश हो गईं। सोचने लगी कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, कितने अपनेपन से उसने मेरे आते ही सारे घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। घर पहुंचते ही नीलम जी ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली और पूरे घर का काम करने लगी। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का सारा काम नीलम जी अकेले ही संभालती थी। राम भजन जी उनसे कहने लगे, अरे भगवान, तुम पूरा दिन काम में ही लगी रहती हो, कहीं अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। नीलम जी हंसती हुई कहने लगी, अरे एक बार सब कुछ अच्छे से निपट जाए तब मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। तभी कमरे से गरिमा की आवाज़ आई, माँ जी मेरे लिए चाय बना दीजिए। उसी समय लखन ऑफिस से तैयार हो गया और बोला, माँ मेरा नाश्ता कहाँ है। नीलम जी फिर से काम करने में जुट गईं। आखिरकार वह समय भी आ गया जब घर में एक नन्हा मेहमान आ गया। सभी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और नीलम जी तो दादी बनने की खुशी में अपनी सारी थकावट ही भूल गई थी। बड़ी खुशी खुशी अपनी बहू की सेवा करती जा रही थी, उसे समय से खाने के लिए पौष्टिक भोजन बनाकर देती और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती। एक दिन नीलम जी और राम भजन जी अपने पोते को गोद में लेकर उससे खूब लाड़ प्यार जता रहे थे। वे दोनों तो उसकी बलाएं ही लेते जा रहे थे। तभी उनका बेटा लखन उनके पास आया और अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी आप तो जानते ही हैं कि हमें एक बड़ा सा घर लेना है। यह घर हम लोगों के लिए बहुत छोटा महसूस होता है और आपको तो पता है कि घर खरीदने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत होती है। फिर राम भजन जी बोले, तो इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है, अगले महीने मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है। अब इस उम्र में हमें इतने पैसों की भला क्या ज़रूरत, जितना भी पैसा आएगा वह सब तुम रख लेना। यह बात सुनकर लखन तो खुश हो गया। अब कुछ ही दिन बीते थे कि गरिमा को घर में बैठे हुए अपने ससुर जी खटकने लगे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह तो किसी काम के ही नहीं, घर का सारा काम तो उसकी सास किया करती है। ससुर जी तो बस घर में बैठकर काम ही बढ़ाते रहते हैं। तो गरिमा ने अपने पति लखन से कहा, अब अपने पिताजी को वापस उनके गांव भेज दीजिए। फिर लखन ने उसे डांटते हुए कहा, गरिमा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, तुम पिताजी को घर से भेजने की बात कर रही हो। मालूम भी है उनकी एफडी में जितना पैसा पड़ा है, उसी पैसे से बड़ा मकान खरीदने का हमारा सपना पूरा होने वाला है और मैंने उस पैसे के लिए पिताजी से बात भी कर ली है। इसलिए जब वह पैसे हमारे पास नहीं आ जाते, कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे कि पिताजी नाराज़ हो जाए। अगले दिन नीलम जी रसोई का घर का सारा काम निपटाकर कमरे में पहुंची तो राम भजन जी बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। नीलम जी बोली, अरे क्या हुआ, क्या बात है, बहु सोच में डूबे हुए हो। तब राम भजन जी ने कहा, नीलम बहुत समय से लखन बड़ा मकान खरीदने की जिद कर रहा है। देखा जाए तो उसकी भी बात सही है। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब बुढ़ापे में हम कब तक बेटा बहू से अलग रहेंगे। तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि हम अपने गांव वाला मकान और ज़मीन बेच देते हैं और अब मेरी एफडी के पैसे तो मिलने वाले हैं, तो कुल मिलाकर इतना पैसा आ जाएगा कि शहर में बड़ा सा मकान
खरीद सकें, जिससे हम सब लोग मिलकर एक साथ रहेंगे। यह बात सुनकर नीलम जी बहुत खुश हो गईं और कहने लगी, बात तो आप बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं जी। फिर रामभजन जी बोले, ठीक नीलम, मैं कल ही गांव के लिए निकल जाता हूँ। एफडी के लिए सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी करवा देता हूँ और गांव का मकान और ज़मीन बेचने के लिए भी बात कर लेता हूँ। इस सब काम में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। फिर नीलम जी ने कहा, लेकिन अगले सप्ताह तो पोते के जन्म की खुशी में घर में पार्टी है। अरे नीलम, अगले सप्ताह तक तो मैं सब काम करके वापस आ ही जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अगले दिन रामभजन जी गांव के लिए निकल गए। उनके बेटे बहू गांव का मकान बेचने और पैसे आने की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। वह दोनों खुली आंखों से बड़े आलीशान मकान के सपने देखने लगे। एक दिन की बात है, जब नीलम जी रसोई घर से काम करके बाहर आईं, तभी पोते की रोने की आवाज़ आई। वह तुरंत दौड़ी दौड़ी आईं और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अचानक उनकी बहू गुस्से से बोली, माँ जी, आपने बेटे को बिना हाथ धुले उठा कैसे लिया? क्या आपको इतना भी नहीं मालूम इससे इन्फेक्शन हो जाता है? आगे से बेटे को गोद में उठाना हो तो सैनिटाइज़र से हाथ साफ कर लिया करो। नीलम जी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दंग रह गई। उन्हें हैरानी इस बात की थी कि उनकी बहू यह सब बातें उनके बेटे लखन के सामने कर रही थी, लेकिन लखन ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और नीलम जी की बहू गरिमा इसी तरह उनके किसी न किसी काम में कोई न कोई कमी निकालती ही रहती थी और उनका बेटा मूक दर्शक बनकर यूं ही देखता रहता। जब लखन का बेटा 1 महीने का हो गया तो लखन और गरिमा ने एक पार्टी रखी। पार्टी वाले दिन नीलम जी की बहू गरिमा उनके पास आई और कहने लगी, माँ जी, आपके पास तो कोई अच्छी सी साड़ी भी नहीं है जो आप पार्टी में पहन सको। जो साड़ी आप गांव से लेकर आई थी वह सब पुराने डिजाइन की हैं। अगर आप अपनी पुरानी सी सूती साड़ी पहनकर मेहमानों के सामने आएंगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो अब एक काम कीजिए, आप आज पार्टी के लिए मेरी साड़ी पहन लेना, लेकिन संभल कर पहनना। यह साड़ी मेरी माँ ने दी है और बहुत महंगी है। ध्यान रखना कि साड़ी पर कोई दाग ना पड़े। नीलम जी ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी साड़ी पहन लूँगी, लेकिन ज़्यादा महंगी साड़ी मत देना, कोई हल्की सी साड़ी देना, तभी मैं पहनूंगी। गरिमा ने अपनी अलमारी में से एक साड़ी निकालकर अपनी सास को देते हुए कहा, लो माँ जी, आप यह साड़ी पहन लेना। ऐसी साड़ी तो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं पहनी होगी जैसी मैं आज आपको पहनने के लिए दे रही हूँ। बहू की यह बातें नीलम जी को मन ही मन दर्द दे रही थी। अपनी बहू की साड़ी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए उन्होंने मजबूरी में ही बहू की साड़ी पहन ली। शाम को पार्टी के दौरान उनके बेटे बहू सभी मेहमानों के साथ हंसने बोलने में व्यस्त थे। उधर नीलम जी भाग दौड़ करते हुए सारा काम संभाल रही थी। उनके पति रामभजन जी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि जिस कार्य के लिए वे गांव गए थे उसमें अभी 2 दिन का समय और लगना था। सभी मेहमानों की खातिरदारी करती नीलम जी को थकावट महसूस हो रही थी। उसी दौरान उनका पैर रसोई घर के दरवाजे की चौखट से टकरा गया और चाय उनकी साड़ी पर गिर गई। उसके बाद तो उनके बेटे बहू सभी लोगों के सामने अपनी माँ को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। ऐसे अपमान भरे शब्द सुनकर उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बिना खाना खाए अपने कमरे में चली गईं और बहू की साड़ी को उतारकर एक तरफ रख दी। पार्टी के बाद उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं कल तुम्हारी साड़ी साफ कर तुम्हें दे दूँगी। तब गरिमा गुस्से में बोली, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी मेहरबानी करने की। मैं अपनी साड़ी को घर पर नहीं धोती हूँ, मैं अपनी साड़ियों को ड्राई क्लीनिंग करवाती हूँ। एक साड़ी को ड्राई क्लीनिंग करवाने का खर्चा 1000 रुपये आता है। मैं आपकी तरह सस्ती साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। बहू की सब बातें सुनकर नीलम जी स्वयं को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। अब उनका उस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अगले दिन जब उनके बेटे बहू घर पर नहीं थे, तब उनके पति का फ़ोन आया और नीलम जी से पूछने लगे
कि पार्टी कैसी रही। तब नीलम जी कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या हुआ भाग्यवान, तुम ठीक तो हो ना? वहाँ सब लोग ठीक तो हैं? रामभजन जी ने पूछा। हाँ, सब कुछ ठीक है, बस आप जल्दी से आ जाइए, मुझे आपके बिना यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, नीलम जी ने रूंधे स्वर में कहा। अचानक नीलम जी के मुंह से यह सब बातें सुनकर रामभजन जी हैरान रह गए और कहने लगे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, सच सच बताओ हुआ क्या है। तब नीलम जी ने रोते हुए सारी बात उन्हें फ़ोन पर बता दी। यह सब सुनकर रामभजन जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने हमेशा अपनी पत्नी के साथ इज्जत से बात की थी, कभी उनके स्वाभिमान पर ठेस नहीं आने दी थी, लेकिन आज जब उन्हें यह बात पता चली कि उनकी पत्नी को उनके बेटी बहू ने भरी महफिल में इतना शर्मिंदा किया, वो भी एक साड़ी की वजह से, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। बस सोचने लगे कि 3 महीने से मेरी पत्नी इन लोगों की सेवा में लगी हुई है और बेटे बहू ने इस सब का यह सिला दिया। 3-4 दिन बाद रामभजन जी अपने बेटे के घर पहुंच गए। वह अपने साथ एक बड़ा सा शॉपिंग बैग लेकर आए थे। उन्होंने वह बैग सोफे पर रख दिया, अपनी पत्नी से मिलने उनके कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब उनकी बहू गरिमा कमरे से बाहर निकलकर आई तो उसने शॉपिंग बैग देखा और बड़े उत्साह के साथ उसे खोलने लगी। देखा तो उसमें एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी रखी हुई थी। गरिमा को लगा शायद वह साड़ी उसका पति लखन उसके लिए लेकर आए हैं। उसे तो अभी तक भनक भी नहीं थी कि उसके ससुर जी घर पर आए हैं, क्योंकि वह जब आए थे तब उस समय गरिमा अपने कमरे में सो रही थी। उसे लगा कि लखन उसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लेकर आया है। गरिमा फटाफट से साड़ी लेकर कमरे में चली गई और वो साड़ी पहन ली। साड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी और बहुत महंगी भी। गरिमा सोचने लगी कि साड़ी कम से कम 5,000 रुपये की होगी। वह तो हमेशा ऐसी ही साड़ी खरीदना चाहती थी। उसके थोड़ी देर बाद ही लखन भी ऑफिस से घर आ गया। अपने कमरे से निकलकर गरिमा ने लखन को आवाज़ देकर कहा, देखो ना मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। जब लखन ने उसे उस साड़ी में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और बोला, गरिमा यह साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन तुमने कब खरीदी, मुझे बताया भी नहीं। यह सुनकर गरिमा हैरान होते हुए बोली, क्या मतलब, यह साड़ी तुम नहीं लाए हो? अरे क्यों मजाक कर रहे हो, लखन यहीं तो रखी थी यह साड़ी, देखो कितनी सुंदर है। आप नहीं लाए तो कौन लाया होगा? उसी समय लखन और गरिमा की बातें सुनकर रामभजन जी अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। गरिमा और लखन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी रामभजन जी कहने लगे, बहू वह साड़ी लखन नहीं मैं लेकर आया था। तभी लखन ने कहा, अरे बाबूजी आप कब आए? बस बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। और बहू यह साड़ी मैं तुम्हारे लिए नहीं अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था। खैर छोड़ो बहू, मुझे लगता है शायद इस साड़ी की मेरी पत्नी से ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत थी। मुझे मालूम है तुम्हारे पास बहुत सी साड़ियाँ होंगी, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि इतनी महंगी साड़ी तुम्हारे पास एक भी नहीं होगी। अपने ससुर के मुंह से यह बात सब सुनकर गरिमा के तन बदन में आग लग गई। उसे ऐसा लगा जैसे ये साड़ी पहनकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वह तुरंत गुस्से में कमरे में गई और कपड़े बदलकर उस साड़ी को शॉपिंग बैग में डालकर वापस ले आई और जैसे ही सोफे पर रखने लगी तभी रामभजन जी बोले, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बहू, यह साड़ी अब तुम ही रखो, क्योंकि मेरी पत्नी अब किसी की पहनी हुई साड़ी नहीं पहनेगी। अब ऐसी ऐसी हजारों साड़ियों की वह मालकिन होगी। रामभजन जी की ऐसी बातें सुनकर उनका बेटा लखन हैरानी से उनके चेहरे की ओर देखने लगा। तभी रामभजन जी बोले, क्यों हैरान रह गए बेटा? फिर उन्होंने अपने बैग में से कुछ कागज़ निकाले और लखन के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, हमारे गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क पर मैंने अपनी पत्नी के नाम पर साड़ियों का पूरा शोरूम खरीदा है। यह उसी के कागज़ हैं। अपने ससुर की यह सब बातें सुनकर गरिमा के तो होश उड़ गए और यह बात सुनते ही लखन भड़क उठा। यह क्या है पिताजी, आप तो हमारे मकान के लिए पैसों का इंतजाम करने गए थे ना,
आपने तो मुझसे वादा किया था कि वह पैसे आप मुझे देंगे, फिर यह सब क्या है? हाँ बेटा, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं उसको एक सम्मान भरी जिंदगी दूंगा और उसकी बेइज्जती करने का हक मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। बहू, तुम ये कतई मत सोचना कि मेरी पत्नी महंगी साड़ियाँ नहीं पहन सकती। मेरी अच्छी खासी नौकरी थी और अब भी मुझे पेंशन मिलती है, लेकिन वह तो मानती है हमेशा साधारण ज़िंदगी जीना चाहती थी, इसलिए उसने कभी महंगी साड़ियाँ नहीं खरीदी। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च करना उसे बेहतर लगता था, इसलिए उसने कभी अपने ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए। और बेटा लखन, यह तो हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बच्चों के लिए हम लोग ज़िंदगी भर त्याग करते आए, वही बच्चे हमें यह दिन दिखाएंगे। अरे हम लोग तो अपना गांव का मकान और ज़मीन बेचकर सब कुछ तुम्हारे हवाले करके तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोच रहे थे। ज़मीन तो मैंने बेच दी, लेकिन अच्छा हुआ कि मकान बेचने से ठीक 2 दिन पहले तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अपना रंग दिखा दिया। बहू, अब तुम्हारी सास महंगी साड़ियाँ पहनेगी, फिर तो तुम अपनी सास को नहीं कहोगी ना कि वह फटीचर साड़ियाँ पहनती है और उसे महंगी साड़ियाँ पहनने की समझ नहीं है। राम भजन जी के मुंह से यह सब सुनकर गरिमा को ऐसा लग रहा था कि जैसे बिना थप्पड़ खाए ही उसके गाल पर किसी ने जोरदार तमाचा मार दिया हो। अपने पिता की बातों का गरिमा और लखन के पास कोई जवाब नहीं था। तभी राम भजन जी बोले, चलो नीलम, तुम अपना सामान पैक कर लो, अब यहाँ रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम आज ही अभी के अभी अपने घर के लिए निकल जाएंगे। हम अपने घर में बहुत अच्छे से रह सकते हैं। जाते समय राम भजन जी ने लखन से वह कागज़ लिए और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने बड़े लाड़ प्यार से तुम्हें बड़ा किया था। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं की थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि एक दिन वही बेटा उसका मजाक बनाकर रख देगा। माफ़ करना बेटा, तुम जिंदगी में तो आगे बढ़ गए, लेकिन जिसके कारण तुम यहाँ तक पहुँचे हो उसी को तुमने पीछे छोड़ दिया। बहू तो पराए घर से आई थी, लेकिन तुमने तो अपनी माँ का संघर्ष देखा था ना। अरे एक साड़ी ही गंदी हुई थी ना, तुमने अपनी माँ की कितनी साड़ियाँ गंदी की थी, इसका तो अंदाज़ा भी तुमने नहीं होगा। इतना कहकर राम भजन जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर गांव के लिए निकल गए। आज लखन और गरिमा की नज़रें शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। वे दोनों पश्चाताप की अग्नि में जलते जा रहे थे। जब से नीलम जी और राम भजन जी अपने बेटे बहू के घर से निकले थे, उनके बेटे बहू की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बेटे को बड़े घर में रहने का लालच इतना बढ़ गया था कि अपने ऑफिस में घूसखोरी करने लगा, लोगों को काम दिलाने के बदले पैसे मांगने लगा, फर्जी दस्तावेज बनवाने लगा, जिसमें एक दिन वह पकड़ा गया। उसे ऑफिस से तुरंत ही निकाल दिया गया। जिन लोगों ने उसे पैसे दिए थे वह लोग पैसों के लिए फ़ोन करने लगे, इसलिए उसे वह अपना छोटा सा घर भी बेचना पड़ा और किराए के मकान में रहने लगे। वहाँ भी जब समय पर किराया नहीं दे पाए तो मकान मालिक ने उसका सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। अब लखन और गरिमा जब गरिमा के मायके गए तो गरिमा की भाभी ने उन्हें देखकर अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने सास ससुर से कह दिया कि अगर गरिमा को यहाँ रहने दिया तो उन्हें भी गरिमा के साथ बाहर भगा देगी। इसलिए गरिमा के माँ बाप भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। अंत में हार कर लखन अपने पिता के पास गए। दोनों पति पत्नी अपनी साड़ी के शोरूम में बैठे थे। लखन को देखकर बोले, अब क्या लेने आए हो बेटा? जब लखन ने रोते हुए सारी बात बताई, राम भजन जी गार्ड से बोले, इसे बाहर निकालो, यह कौन है? हम नहीं जानते।
अब लखन और गरिमा दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे थे और अपनी फूटी किस्मत पर रोते रहते थे, लेकिन राम भजन जी और नीलम जी ने उन्हें कभी माफ़ नहीं किया। राम भजन जी और नीलम जी अपने गांव में अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिता रहे थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे बहू अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान थे, लेकिन वह तो होना ही था, क्योंकि जो अपने माँ बाप को खुश नहीं रखता है वह कभी तरक्की नहीं कर सकते। तो दोस्तों, राम भजन जी ने अपनी पत्नी के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।